कल मैंने आप लोग को लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव पे छोड़ दिया था। आज वहां से दूसरे बस स्टॉप पे चलते हैं। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। जो समाज में चेंज चाहते थे उनको लिबरल कहा जाता था, उदारवादी। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। लिबरल्स ऐसा देश चाहते थे जहां सभी धर्मों को समान अधिकार मिले और सभी धर्मों को सहा जाए। टॉलरेंस मतलब सहना, ठीक है। We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another. मैंने बताया था एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में भेदभाव यूरोप में जारी था, चल रहा था। और मैंने ये भी बताया था कि चर्च ऑफ इंग्लैंड एक तरफ था, ब्रिटेन चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था, जबकि ऑस्ट्रिया और स्पेन जो थे कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल ये भी नहीं चाहते थे, हाँ? मैंने बोला था ना कि रोमन कैथोलिक मतलब जो क्या कहते हैं, इटली में जो पोप है वो कैथोलिक, पूरा यूरोप कैथोलिक को मानता है, और जो आपका पूरा अमेरिका है ना वो प्रोटेस्टेंट को मानता है। दो अलग अलग ईसाइयों की कैटेगरी, ठीक है। नहीं, ऐसा भेदभाव का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है अपना अलग अलग तरह से मानते हैं। तो लिबरल्स ये भी नहीं चाहते थे कि जो डायनेस्टिक रूलर है, मतलब वंशानुगत राजा जो है, राजतंत्र वाले जो राजा है, वो अनकंट्रोल्ड रहे, उनके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, किसी ना किसी का, पार्लियामेंट का किसी का कंट्रोल होना चाहिए। They wanted to safeguard the right of individual against government. सरकार आम आदमी का, जैसे हम और आप हैं, हमारे और आपके अधिकारों की रक्षा संविधान करता है ना, फंडामेंटल राइट दे करके, मौलिक अधिकार दे के, तो भी ताकि सरकार मनमानी ना कर सके। अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं होता, तो सरकार जो चाहती वो करती, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बिगाड़ सकते थे उनका। हाँ बिल्कुल। लेकिन तो वो चाहते थे यूरोप में उस समय के लोग कि वहां पे कंट्रोल्ड हो, सरकार के ऊपर भी किसी न किसी का नियंत्रण हो। दे आर्ग्यूड फॉर अ फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है, प्रतिनिधित्व वाला चुनी गई पार्लियामेंट, संसदीय सरकार, चुनी गई संसदीय सरकार। ब्रिटेन में देखते हैं ना, यहां पर क्या है, आप जो वोट करते हो एमपी जीतता है और वो एमपी मिलकर के एक पार्लियामेंट में सरकार बनाते हैं, है ना। तो वो चाहते थे, लिबरल्स ये चाहते थे कि ऐसी सरकार हो जिसपे पार्लियामेंट का नियंत्रण हो, संसद का नियंत्रण हो, और वो जो संसद हो लोगों द्वारा चुने गए लोगों से बनी, रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, ठीक है। ओके, they argued for a representative elected parliamentary government subject to law interpreted by a well-trained judiciary that was independent of ruler and official. सरकार संसदीय सरकार हो, चुनी हुई सरकार हो, जनता के द्वारा चुनी गई हो, और साथ ही साथ जो भी कानून बनाए, संसद जो कानून बनाए उसकी व्याख्या करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका हो, जो ना तो राजाओं के नियंत्रण में हो और ना सरकार या किसी पार्लियामेंट के नियंत्रण में, वो स्वतंत्र। बात समझ आ रही है। तो लिबरल्स मानते थे कि जो भी सरकार हो, चाहे राजा हो या किसी की सरकार हो, जैसे ब्रिटेन की बात है, ब्रिटेन में ऐसा ही चलता है। ब्रिटेन में क्या है कि राजा भी है लेकिन पार्लियामेंट का ज्यादा वैल्यू है, पार्लियामेंट के हिसाब से शासन चलता है, समझ रहे हैं, संसद है, और वहां पे जुडिशरी भी है। तो जुडिशरी अपना स्वतंत्र न्याय करेगी, कानून से ऊपर ना पार्लियामेंट है और ना राजा है। बात समझ रहे हैं, इस तरह की सरकार वो चाहते जी, बिल्कुल। तो लिबरल क्लियर हो गया, ये थे हिंदी में उदारवादी। उदारवादी ऐसी सोच रखते थे। आर्टिकल 18
हमारे फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 18 है, वो उपाधियों का, मतलब कि टाइटल्स का, और किसी भी तरह के ऐसे राजा जी या मतलब जो भी इस तरह का जो उनका एक रॉयल्टी होती है, उस तरह के हर चीजों की समाप्ति करता है। हमारा संविधान कहता है कि यहाँ हर आदमी भारत का एक नागरिक है, ना कोई राजा है और ना कोई रंग। समझ रहे हैं ना? ऐसा कुछ नहीं। हाँ, प्रॉपर्टी हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो, बहुत ज्यादा, एक बहुत छोटे से रियासत के आप राजा भी हो, लेकिन उससे कोई मतलब, पॉलिटिकल पार्टी में किसी में कोई मतलब। डेमोक्रेट्स क्या मानते थे? ठीक है, however they were not democrats, they did not believe in universal adult franchise, सॉरी इन्हीं के बारे में, लिबरल के बारे में हो रही है, लेकिन फिर भी ये डेमोक्रेट नहीं थे। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सबको वोट का राइट मिले, इसके पक्ष में नहीं थे। सब कुछ सुधरना चाहिए, लेकिन वोट का अधिकार सबको देने के पक्ष में नहीं थे, फेवर में नहीं थे। They did not believe in universal adult franchise, that is the right of every citizen to vote. They failed man of property mainly should have the vote. ये केवल उन्हीं लोगों को वोट का राइट देना चाहते थे जो पहले तो मेल हो, उसका पुरुष होना जरूरी था, और दूसरा जिसके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी। हर्षमान भैया भी क्लास ले रहे हैं, देख। They also did not want to vote for women. और जितने भी लिबरल्स थे, उदारवादी, वो महिलाओं को या औरतों को वोट का राइट देना नहीं चाहिए। चलिए, इन contrast, radicals wanted a nation in which government was based on a majority of a नहीं दे सकते। In contrast, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population. Many supported women's suffragette movements. Unlike liberals, they opposed the privileges of great land owners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property, but disliked concentration of property in the hand of a few. औरतों को बिल्कुल भी वोट का राइट देने के लिए तैयार ही नहीं थे। कौन? लिबरल्स। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे। मान लीजिए लक्ष्य भैया के पास क्या कहते हैं 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं रहे भाई, ठीक है, लेकिन पूरे गांव के सारे किले यही कब्जा कर ले या उदित जी कब्जा कर ले, इसके खिलाफ थे। मतलब कि सेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए, एक ही आदमी के पास सब नहीं अधिकार नहीं आना चाहिए। प्रॉपर्टी का अधिकार है, आप अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरा गांव ही खा गया। तो लिबरल्स में, हाँ, तो जिन इस तरह की सोच से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए, इफेक्टेड कौन हुए? वुमेन कैटेगरी। तो उन लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको कि सैफ्रोगेट मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये मूवमेंट क्या था? औरतों को वोट का राइट लेने के लिए या प्राप्त करने के लिए जो भी अधिकार किया। देखिए, अब हम बात करेंगे, मैंने लिबरल के बारे में बताया है, लिबरल। अब बात करें रेडिकल। In contrast, radical wanted a nation in which government was based on a majority of a country's population. ठीक है, many supported, मैं रेडिकल का ही बता दिया। रेडिकल का मैंने अभी आपको बताया कि ये भी चाहते थे कि सरकार उसकी हो, नहीं, रेडिकल्स नहीं चाहते, नहीं चाहते। कंजर्वेटिव जो है ना,
लिबरल भी नहीं चाहते थे, कंजर्वेटिव जो थे, जो सबसे लास्ट में आए, वो चाहते थे ऐसा। मेरी बात सुनिए, उसके बारे में भी बातें बात करेंगे, पहले ये एक चीज, नहीं कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। आपने लिबरल का समझ लिया, ऊपर क्या था, रेडिकल का मैंने जो बताया था बीच में, उसको बता दो एक बार फिर से। रेडिकल ये सोचते थे कि जो लोग देश में जिनकी सबसे अधिक जनसंख्या है, मतलब जो मेजोरिटी में है, जैसे यहाँ हिंदू है 80%, तो उन्हीं की सरकार होनी चाहिए, ये भी औरतों को। लेकिन हाँ, कुछ रेडिकल सपोर्ट करते थे वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट को, ठीक है। रेडिकल्स जो थे वो चाहते थे कि औरतों को भी वोट का राइट मिले, वो सपोर्ट भी करते थे, ठीक है। Unlike liberal, they opposed the privileges of great land owners and wealthy factory owners. ठीक है। लिबरल्स जो थे, रेडिकल जो थे, मैं रेडिकल की बात कर रहा हूं, ये नहीं चाहते थे कि बड़े बड़े जमींदार हो, लैंडलॉर्ड्स हो, या बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक हो, ये उनका अपोज करते थे, उनके खिलाफ थे। They were not against the existence of private property, चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो आपके पास, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं हो कि पूरा दूसरे लोग उससे प्रभावित, ठीक है। क्लियर हो गया? ये मैंने रेडिकल बताया, ऊपर लिबरल था। इसका मतलब रेडिकल्स जो थे वो लोग महिलाओं के सफ्रेगेट मूवमेंट या औरतों के सफ्रेगेट मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। कंजर्वेटिव क्या थे? कंजर्वेटिव और अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल। ये लिबरल और रेडिकल जितना भी आपने ऊपर सुना है ना, इन दोनों के खिलाफ थे। बेटा ये तीनों टर्म को हिंदी में बता सकते, मेरे याद नहीं आ रहा। उदारवादी लिबरल थे, वो तो पता है। रेडिकल, रेडिकल कौन थे? सुधारवादी, रेडिकल ही है। और कंजर्वेटिव मतलब आपको पता ही है, रूढ़िवादी। कंजर्वेटिव का ये तो क्लियर। लीजिए, हर्ष को भी चक्कर आ गया, वो भी भाग गया, फिर से आ गया। व्हाट इज दिस? अच्छा ट्रेन में है, हाँ तो कोई बात नहीं हर्ष, जस्ट एंजॉय। उसने मेरे को सीट का बर्थ नंबर भी दिखा दिया कि सर जी देखो ये ऐसे से हिलता हुआ ऐसे। हाँ, उदारवादी रेडिकल उठाते, ठीक है बेटा, धन्यवाद। कंजर्वेटिव देखते हैं, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब पुरानी सोच वाले लोग, पुरानी सोच रखने वाले। कंजर्वेटिव और अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। ये ना तो क्या कहते हैं, रेडिकल्स को सपोर्ट करते थे ना लिबरल, इन दोनों से अलग अपना विचार रखते थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, however, even conservative had opened their minds to the need for change. Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी सोचते थे ना कि जो पहले से चलता आ रहा था ना वही बढ़िया था, हमें कोई चेंज नहीं चाहिए, परिवर्तन के खिलाफ थे। समाज में या शासन में किसी भी तरह का चेंज या परिवर्तन हो, इसके ये खिलाफ थे। कौन? कंजर्वेटिव। By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. मिलता जुलता था जी। रूढ़िवादी ये सोचते थे, आगे जाकर के जैसे जैसे समय बीतता गया तो उन्होंने अपने विचार में थोड़ा चेंज किया। बोला कि जो कुछ ऐसी जगह हैं जहां बिना परिवर्तन के काम नहीं चल सकता, तो वहां परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज किया जाएगा, लेकिन बिल्कुल तेजी से नहीं। वो प्रोसेस जो चेंज का होगा या परिवर्तन की जो दर होगी वो बहुत धीमी हो। सच डिफरिंग ideas also societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. अब अगर आप रेडिकल की बात करो, आप लिबरल की बात करो या कंजर्वेटिव की, सब तो चाहते थे ना कि जो अभी चलता आ रहा है, जो सरकार है उसमें चेंज आनी चाहिए। तो सरकार तो बेटा ऐसा नहीं था ना कि सरकार के बटेव लगते थे, जो कि कहेंगे तो मान जाएंगे। सरकार के साथ इनका
कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होगा ही, क्लैश होगा ही जी। और इसी तरह से लेकर के अगर आपको इन विचारकों को, अपने विचारों को, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव या लिबरल को अगर सुधार चाहिए था तो आपको लड़ना था, और इसी के चलते फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हाँ जी बोलिए। तो पहले, सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही था ना, इसके ऊपर बात हो रही है। सबसे पहले यूरोप में बेटा वहीं पे क्रांति हुई ना। लाडो तो ऊपर, तो पहले ये हमको कंटेंट बताना पड़ेगा ना, जो हमने पढ़ा है बुक का ही बताया आपको। कंजर्वेटिव, लिबरल और जो भी आपका रेडिकल है, ये आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो पेपर में आएगा ही आएगा जी। जी दो रास्ते, पहला ये, इसको कहते हैं बेटा प्रेशर ग्रुप। हमारे भारत के जो, हमारा भारत का जो सिस्टम है, इसमें इसको प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह के नाम से जाता होगा। क्या पॉलिटी में पढ़ना है आप लोग? आप अगर धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, आप देखो ना किसान आंदोलन, इतना बड़ा दबाव था सरकार पे, सही गलत उसको छोड़, तो क्या हुआ, सरकार को दबाव में आके चेंज करना पड़ा ना, जो ये नियम था परिवर्तन करना पड़ा ना। तो एक तो ये तरीका प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में किसी भी एक्ट या कानून के खिलाफ आप बोलो कि नहीं ये भारत के संविधान के खिलाफ है या इसमें चेंज होना चाहिए, तो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, इस बात को सही मानेगी, तो सरकार को इसके खिलाफ नोटिस दे सकती है, और सरकार, सुप्रीम कोर्ट खुद भी कर सकती है कि आप ऐसा सिस्टम बनाओ या कोई कानून लेके आओ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक ने, हमारे आपके जैसे समाज के लोगों ने पीआई लगाया कि इस पोल्यूशन में हम क्यों जिए, ऐसे पोल्यूशन भरे वातावरण में हम हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार है ना। अब केजरीवाल के पास जाके अब यहाँ पूरा कोरोना फैला है चाहे कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर जहां तक हो सकता, जहां और भी काम तेजी से हुआ और सुधार हुआ। तो इस तरह से हो सकता है। दो तरीके। बेस्ट बेटा वही है, डंडा लेके जाइए, काम लग जाइए। आपका दबाव समूह ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये है कि मेजोरिटी में आपका दबाव भी होना चाहिए। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, जो औद्योगिक समाज बना। जब समाज पहले क्या था, यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप मत सोचिए कि यूरोप इंडिया से भी बहुत बाद में डेवलप हुआ, हम लोग तो बहुत पहले से डेवलप थे। अभी 11th क्लास में बेटा हिस्ट्री मेरे को पढ़ाना पड़ा, पिछला जो बैच था हमारा, तो उसमें मैंने पढ़ाया था बच्चों को। आप सोच, वो तो हो ही रहा था ना, फिर क्यों दोबारा बोला? फ्रांस का, फ्रांस ने कैसे, ये और भी साल पहले की बात है, आप लोग को नहीं पढ़ना, 11th में पढ़ना। कब्जा किया था वहां पर जाके ना, वहां पर इसी तरह जंगली बर्बर आदमी लोग रहते थे, कोई राजा वाजा वहां का था ही नहीं आइलैंड का, ठीक है ना, छोटे मोटे कबीले उबीले रहते थे सरदार बन के, इस तरह से। तो फ्रांस ने अपनी आर्मी भेज करके पूरे को कॉन्कर किया था, और फिर इसको सिविलाइज किया, यहाँ के राजकुमार। बात समझ में आ रही है आपको? चले आगे चलते, उस बात पे नहीं जाएंगे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति किस देश में आई थी? इंग्लैंड में, पता ही है आपको। तो पहले क्या था कि खेती बाड़ी का काम होता था, जो जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन वो उतना ही अमीर आदमी होता था, जो जमींदार होते थे, ठीक है। लेकिन अब चेंज होने लगा। अब क्या चेंज हुआ? अब ये नहीं देखा जाता था कि आपके पास जमीन जायदाद कितनी है, अब ये देखा जाता था कि आप शहरों में बहुत बड़े इंडस्ट्री लगा रखी है, कितने उद्योग आपके हैं, क्योंकि ज्यादा फायदा खेत, वहां पे आलू उगाने में नहीं था। वैसे भी ब्रिटेन में उगना क्या था, आलू, पोटैटो क्या उगता है, वहां पे खेती भी नहीं हो सकती, इतना माहौल, वहां का मौसम खराब रहता है, ठीक है। तो फायदा किस में था? ट्रेड में, व्यापार में। तो ये वो समाज था। तो जब आप
एग्रीकल्चर से या कृषि से उद्योग की तरफ मूव हुए तो क्या चेंज आया? इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण के कारण मैन, वुमेन और चिल्ड्रन फैक्ट्रियों में मूव हुए, सारे के सारे काम करने लगे वहां पर जाकर के, जो भी सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर, काम के ज्यादा से ज्यादा आर आपको काम करने होते थे। उसके बाद आपको मजदूरी बहुत कम मिलती थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन था, तो लोग बेरोजगार हो जाते थे, पर्टिकुलर ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। जब औद्योगिक चीजों का, इंडस्ट्रियल गुड की डिमांड कम हो जाती थी, ठीक है, तो क्या होगा, फैक्ट्री वाला नौकरी से निकाल देता था। समझ रहे बात को? मैं चीनी मिल का एग्जांपल देता हूँ, शुगर मिल का। जब गन्ने की फसल कट के आती है तभी तो चीनी मिल चलेगा, काम चलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि गन्ना एक बार खरीद करके गोडाउन में भर लिया काम हो जाएगा, वो तो ताजी ताजी आएगी और चीनी बनेगा, उसको स्टोर नहीं करके रखा जा सकता, ठीक है ना, सूख जाएगा गन्ना। तो अब आधे सीजन तो काम मिलेगा मजदूरों को, लेबर को, और आधे सीजन क्या वो नौकरी से निकाल देते थे। बात समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह का आपको समझ। अच्छा, एकदम पेंशन ले रहे हैं, बिल्कुल नौकरी पा रहे हैं वहां पे काम। अब सरकार का नियम ऐसे थोड़ी है, ऑलमोस्ट नहीं होता, नहीं नौकरी से निकाल सकते। अब बैठा के उनको पेंशन दीजिए, तनख्वाह दीजिए। लिमिटेड कंपनियां हैं ना भाई, सरकारी कंपनी, सरकार के कंपनी में काम करेंगे तो आप सरकार के सरकारी नौकर हो गए ना। तो प्राइवेट कंपनीज भी ऐसा नहीं, लिमिटेड कंपनियों का नियम होता है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती है वो आप नौकरी से कभी भी ऐसे नहीं निकाल सकते। हाँ, बिना किसी नोटिस के, ऐसे नहीं। हाँ, तो आपको जाना है, कानून के हिसाब से काम होगा, कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है ना बेटा, उसी हिसाब से। जैसे कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट में दिल्ली में अगर टीचर की भर्ती हुई है तो 1 साल पूरा नौकरी करेगी तभी आप निकाल सकते, बीच में कुछ भी वजह नहीं निकाल सकते। और अगर निकाल भी दे रहे हैं, अगर नहीं काम पे बुला रहे हैं तो आप ऐसे सैलरी दोगे उनको। देखिए, ऑलमोस्ट all industries were the property of individuals. Liberals and radicals themselves were often property owners and employers, having made their wealth through trade or industrial ventures. They felt that such efforts should be encouraged, that is benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individuals' effort, labor, and enterprises. If freedom of individuals was ensured, then the poor could labor and those with capital could operate without restraint. They believed that societies would develop. Many working men and women who wanted change in the world rallied around liberals and radicals group and parties in the early 19th century. Aristocracy, कुलीनवाद, एरिस्टोक्रेट्स मतलब कुलीन लोग, कुलीन मतलब कि जो समाज में ज्यादा पैसे वाले लोग। एरिस्टोक्रेसी क्या थी? एरिस्टोक्रेसी आपका इंग्लिश में सुन लो, एरिस्टोक्रेसी का मतलब यह था कि जिनके पास ज्यादा लैंड होती थी, पैसे होते थे, मनमानी करते थे, लेबर मजदूर को किसी भी तरह बंधुआ मजदूरी करा लेंगे, कम पैसे पे काम करा लेंगे, शाही जीवन होता था, वही एरिस्टोक्रेसी थी। हाँ, गुलाम बनाते थे वो। जमींदारी प्रथा क्या होती थी? वही एरिस्टोक्रेसी समझिए, जमींदारी प्रथा, समझ ना? जमींदारी प्रथा मतलब जमींदार एक आदमी पूरे प्रॉपर्टी पे मालिक होगा और जैसे चाहेगा वैसे लोगों पे अत्याचार करेगा। हाँ, और क्या। देखिए, तो यहां यूरोप में क्या हुआ कि अब वो दौर था, लिबरल्स और रेडिकल क्या चाहते थे कि समाज में सब लोग के पास अपनी प्रॉपर्टी और अपना अधिकार हो, सारे राइट मिले, ऐसा ही था ना। तो जो लोग समाज में निचले तबके के थे, जो मजदूर थे, जो छोटा मोटा किसान था, वो लिबरल्स या रेडिकल्स की तरफ बढ़ा, उनको सपोर्ट करने लगा, और उन्हीं के सपोर्ट के कारण ये दोनों
विचार के लोग शासन में धीरे धीरे आने लगे। बात समझ में आ रही है आपको? चिंता मत करिए, बहुत कम देंगे। स्कूल में होमवर्क मिल रहा है? गैप मतलब अपने मन का गैप है। मन क्या तो गूंद के लड्डू दाब गए, मन क्या तो समोसा दाब गए, कौन देखने वाला है? ऐसा ही गैप मतलब नहीं लोग मैडम अटेंडेंस तो काटती है ना, अटेंडेंस कट जाएगी। हाँ तो ऑन करके बैठ जाओ, ये तो चलता है। अच्छा बीच में क्वेश्चन पूछ दिया तब क्या होगा? लड्डू खाते खाते बता दो कौन सा मुंह देख रही है। क्या ना ऑन बताती है आधी टीचर। पागल है मैडम, पत्थर मारो। देखेंगे यूरोप में 1815 तक 1815 तक, ठीक है, सब नेशनलिस्ट यहाँ पे रेडिकल्स और लिबरल्स ने आंदोलन छेड़ दिए थे, आंदोलन हो गया था। और वो देश कौन कौन से थे? फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और रशिया में, ठीक है। दे बिकम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। इन देशों में 1815 तक लिबरल्स और रेडिकल्स लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया और वहां का जो मोनार्च था, राजतंत्र था, जो राजा का शासन था, उसको उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आफ्टर 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Nationalists everywhere, elsewhere, including India. Read his writing. उनके बारे में कुछ लिखा होगा? हाँ जी बोलिए। कुछ नहीं तो क्या है, रुके रहने दो, छोड़ दो उसको। पकड़ रखा है कि नीचे आ गया तो ये ऊपर वाला नीचे मैथ के नीचे ओल्ड बुक्स PWX। हाँ हो जाता है। ले खुश। मैं जब लिखता हूँ ना तो जो दूसरे बच्चे हैं ना छोटे, वो डर के मारे बीच बोलते नहीं है। पहली बात कि अगर सही बात बोल दिया, इसके दिमाग घूम गया तो कूट देगा। मैथ्स और मैथ में क्या डिफरेंस होता है? मैथ्स और मैथ नहीं पता मुझे। बोलिए बिल्कुल। ब्रिटिश इंग्लिश और मैथ्स अमेरिकन इंग्लिश। मैथमेटिक्स से का शॉर्ट फॉर्म मैथ्स हो गया। मैथ्स ब्रिटिश इंग्लिश और मैथ्स अमेरिकन इंग्लिश। कौन ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ेगा? दिमाग झंड हो जाएगा। मैथ्स ही बोलते हैं। देखिएगा द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में किस तरह से समाजवाद किस तरह आया? मैं पैराग्राफ पढ़ पढ़ के समझाते जाऊंगा, ठीक है ना? मैंने एक बार देख लेता हूँ।
जो भी सोशलिस्ट ग्रुप था, समाजवादी या सोशलिस्ट लोग ऐसा सोचते थे कि समाज में से पब्लिक प्रॉपर्टी वाले, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला जो, आराम से बैठना, क्या क्या छोटे बच्चे, कीप क्वाइट, सब कुछ एकदम बंद करके बैठिए आराम से। समाजवादी वो लोग थे जो सोचते थे कि समाज में बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज नहीं होगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का, अगर निजी संपत्ति का अधिकार ही खत्म कर दिया जाएगा तो ना तो जमींदार होंगे, ना बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बनेंगे, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। और मैंने कल भी आप लोगों को बता दिया था कि देश की जो प्रॉपर्टी होगी, जो भी एसेट होगा, उसका एकमात्र मालिक सरकार होगी। मैंने कंट्री के टोटल प्रॉपर्टी का जो ऑनर होगा वो गवर्नमेंट होगा। सो हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? अगर बिना प्रॉपर्टी के कोई सोसाइटी कैसे ऑपरेट करे? व्हाट वुड बी द बेसिक आइडिया ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? तो बेसिक आइडिया क्या था? जो सोशलिस्ट थे या समाजवादी थे, उनका फ्यूचर को लेकर के एक विशेष तरह का अपना एक विजन था, एक विचार था। Some believed in the idea of cooperatives. कुछ सोचते थे कि कोऑपरेटिव्स बनाए जाने चाहिए। कोऑपरेटिव मतलब पता ही होगा आप लोग को, हाँ, मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर। मैंने बताया था ना कि पूरे गांव का जो जितना भी खेत है, सब लोग जितने खेती करते एक साथ जुड़ जाके कोऑपरेटिव एक ग्रुप बना लेंगे और सब खेती एक साथ मिलके करेंगे, सब फायदा अपने अपने बराबर बराबर सब बांट लेंगे। इसको कोऑपरेटिव्स कहते थे। Robert Owen, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiatives. They demanded that governments encourage cooperatives. In France, for instance, Louis Blanc wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. These cooperatives were to be association of people who produced goods together and divided the profit according to the work done by members. फ्रांस में, ब्रिटेन में अलग अलग विद्वानों ने या जो भी बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों ने कोऑपरेटिव बनाने के ऊपर जोर दिया। ठीक है, और ये कोऑपरेटिव होता क्या था? लोगों का ग्रुप होता था, एसोसिएशन होता था, और सभी लोग मिल करके क्या करते थे? एक साथ काम करते थे। जैसे एक गांव में 100 घर है, 100 परिवार है, 100 के 100 परिवार जितने भी खेत है सब पर एक साथ काम कर रहे हैं। अब जिस आदमी का जिस हिसाब से काम का वैल्यू है, उसके वर्क की जो वैल्यू है, उस हिसाब से उसको उसका प्रॉफिट दे दिया जाता था। समझ में आ रहा है? यही था कोऑपरेटिव्स। जिंदगी में कुछ याद रहे या नहीं रहे, एक नाम जरूर याद रखिए, कार्ल मार्क्स, जर्मनी के थे। फिलॉसफी या जो भी पॉलिटिकल साइंस है, जितना भी पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री जो आप पढ़ेंगे और उसमें फिलॉसफी की बात अगर आएगी, ये जितने भी थ्योरी की बात आती है, तो फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र, लोग विचार रखते हैं, थॉट्स रखते हैं, उसको कहा जाता है। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 1883 तक थे, and Friedrich Engels 1820 से 1895 added other ideas to this body of argument. कार्ल मार्क्स कहते थे, argued 1818 से 1883, Marx argued that industrial society was capitalist. ये जो समाजवाद या सोशलिज्म का जो आप कॉन्सेप्ट देखते हो, ये कार्ल मार्क्स का दिया हुआ है। उन्होंने कहा जो इंडस्ट्री बेस्ड सोसाइटी होती है, जिस समाज में केवल उद्योगों को ही प्रधानता दी जाती है, उसको क्या कहा जाता है? कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी। कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज and the profit of capitalist was produced by workers. अब ये कैपिटलिस्ट क्या होता है? पूंजीवादी वो होते हैं जो उद्योगों में पैसा लगाते हैं और उससे जो फायदा होता है वो खुद रख लेते हैं, लेकिन इस फायदे को दिलाता कौन है? वर्कर्स या मजदूर, क्योंकि उद्योगों में काम तो मजदूर करते हैं, उनको इसका कोई भी फायदा नहीं मिलता, उनको बस उनकी मजदूरी मिलती है। क्लियर?
हाँ जी, the condition of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. accumulation का मतलब होता है संचय या संकेंद्रित होना। अब जो प्रॉफिट है वो तो जो भी फैक्ट्री मालिक हैं या जो भी हैं इंडस्ट्री के मालिक हैं, जो लंबे मोटू सेठ जी जो होते हैं उनको फायदा मिलेगा। तो सारे मोटे होते हैं, कुछ जिम जाते हैं तो ठीक भी रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग जो होते हैं मालिक उनको फायदा मिलता है। लेबर के जीवन में कोई भी सुधार, मजदूर के जीवन में सुधार नहीं होता। मैं नहीं बोल रहा, सब कुछ कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं। सही तो बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है? The condition of workers, ठीक है, workers had to overthrow capitalism and the rule of private property। बोले कि निजी संपत्ति का जो शासन है, ये पूंजीवाद का जो शासन है, मजदूरों को चाहिए कि इसको उखाड़ फेंके, इसको हटा दे समाज से बिल्कुल। ये उनके शोषण का कारण। Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a rapidly socialist society where all property was socially controlled। कार्ल मार्क्स कहते थे कि कैपिटलिज्म या पूंजीवाद नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लोगों को आजाद होना चाहिए कैपिटलिस्ट या पूंजीवादियों के चंगुल से, और अपनी सोशल ग्रुप या सामाजिक संस्था बनानी चाहिए। और जितना भी समाज का या देश का क्षेत्र का जो धन संपदा है या प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल होना चाहिए, मतलब समाज ही उसका नियंत्रण करे। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, और ये जो सोसाइटी होगी उसको सांप्रदायिक समाज, सांप्रदायिक नहीं है, क्या कहते हैं, साम्यवादी समाज, या आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी में होता है। He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists। और वो कहते हैं कि अगर वर्कर्स एक साथ आ जाएं तो वो इस युद्ध को या इस लड़ाई को जीत सकते हैं पूंजीवादियों के खिलाफ। A communist society was the natural society of the future। और कम्युनिस्ट सोसाइटी जैसा चीन में है, रशिया में भी है, वही सोसाइटी है, वैसा ही समाज फ्यूचर का समाज, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद गाना गाएं।